यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और राहुल गांधी दोनों को आपने सुना और कहते हैं ना कि इतनी तो उनकी जीत के चर्चे नहीं जितना हम हार कर मशहूर हैं। राहुल गांधी की मनोदशा कमोबेश कुछ ऐसी ही होगी इस समय। उनके मन का उनका जो एहसास है वो कुछ इसी तरीके का होगा। सच तो यह है कि अभी तक जिस तरह के नतीजे आए हैं या जिस तरह के रुझान दिखाई दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि एक ऐसा जनादेश है जिसमें जो जीतने वाला है उसको हार का एहसास हो रहा है और जो हारा हुआ है उसकी खुशी देखते बनती। उसकी खुशी ऐसी है कि जीतने वाले को भी इतनी खुशी नहीं। तो कुछ इसी तरह की स्थिति है अभी एनडीए और इंडी गठबंधन की, कांग्रेस और बीजेपी। आपने देखा कि जिस तरीके से अभी के आंकड़े दिख रहे हैं, बल्कि मैं कहूं कि पिछले 8 घंटे से कमोबेश इसी तरीके के आंकड़े हैं। अगर आप देखें तो 290 से लेकर 300 के बीच में ये आंकड़े घूम रहे हैं और बल्कि यूं कहें कि पिछले कुछ घंटे से तो ये 5 अंकों के सिर्फ 5 डिजिट, अगर आप देखें 292 से 297 के बीच में ये आंकड़ा घूम रहा है एनडीए के लिए। और अगर देखें अगर इंडी गठबंधन के लिए तो 230 से 235 के बीच में। तो अगर इसको एक ट्रेंड मान लिया जाए तो आप समझिए कि नतीजे कमोबेश इसी तर्ज पर आने वाले हैं। और अगर यही नतीजा है या इसी तर्ज पे नतीजा है तो इसको किस तरीके से देखा जाए। बहुमत भले ही एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी अभी भी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है और इसकी उम्मीद भी अब बहुत कम बची है कि वो अपने बूते बहुमत हासिल कर ले। ये रुझान जो बहुत हद तक नतीजों में तब्दील हो सकता है, उसमें कई तरह के मैसेज छुपे हुए हैं और कुछ मैसेज को समझने या अपने तरीके से उसका आकलन करने की कोशिश की खड़गे और राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा, खड़गे ने कहा कि ये बीजेपी की नैतिक हार है, अहंकार की हार है, ये ईडी सीबीआई के आतंक की हार है और तो और ये संविधान बदलने की मंशा की हार। लेकिन बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ, यह नहीं बताया राहुल गांधी ने कि क्या ये उनके लिए जीत है। क्या वो अगर ये एनडीए की हार या बीजेपी की हार है तो क्या इसे वो अपनी जीत के तौर पे देखते हैं, और अगर वो जीत रहे हैं तो क्या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब वो टाल गए। उन्होंने कहा कि कल बैठक होगी इंडी गठबंधन की और उसमें ये सारे सवाल उठेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जिसका कि जाहिर सी बात है कि जवाब तलाशने की कोशिश हो रही होगी इंडी गठबंधन के भीतर भी और एनडीए के भीतर भी, कि आखिर इस तरह का जनादेश क्यों आया। यह सवाल एनडीए के कैंप में ज्यादा गूंज रहा होगा और अगर देखा जाए तो इंडी गठबंधन के लोग इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर जनादेश ये है तो इस पर आगे हमें कैसे काम करना है। क्या हमें सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, अपने पुराने सहयोगियों से एक बार फिर से तार जोड़कर और एक नया गठबंधन या एक नया अलायंस कुछ इस तरीके से जो कि अपने बूते सरकार बना सके, क्या इस तरह की सरकार बनाने की गुंजाइश पर काम करना चाहिए ही नहीं। तो ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, साथ के साथ आपको आंकड़े भी हम बताते चलेंगे। एसएन सिंह हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कमलाकर त्रिपाठी हैं हमारे साथ जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और अखिलेश कटियार हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कमलाकर त्रिपाठी, राहुल गांधी ने यह तो बताया कि ये हार किसकी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जीत इसका मतलब ये कांग्रेस की जीत या इंडी गठबंधन की जीत है या नहीं। और अगर ये जीत है तो इस जीत का मतलब जो परिणति हो सकती है सरकार बनाने के रूप में, वो उस दिशा में बढ़ेंगे कि नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये तो जीत तो जनता की है और हार अहंकार की है। जिस प्रकार से मोदी जी अपने आप को बायोलॉजिकल चाइल्ड ही नहीं मान रहे थे, भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रभु सबका गर्व अभिमान पी लेते हैं। अयोध्या की सीट से भी हार हो गई। आप ये समझिए
तो बेसिकली अगर आप देखने जाइए तो ये पूरी तरह से जो मैंडेट है वो जो मोदी की गारंटी है उसके विरोध में है। मोदी जी का जो गुब्बारा था वो फूट गया है। अब रही बात इसकी, डार्कर द नाइट ब्राइटर द डॉन, जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा था, लेकिन इतनी भी चमकीली सुबह नहीं है कमलाकर त्रिपाठी, इतनी भी चमकीली सुबह नहीं है। अब आप देखिए कि आप भी किसी भी तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं। मैं अभी यही तो कह रहा हूं, अभी सुबह होने, देखिए मोदी जी का जो हम लोग तो कारवां लेकर के चले थे, वन मैन शो तो चले नहीं थे, और हमारे साथ जो भी लाइक माइंडेड फोर्सेस थे वो जुड़ते गए, जिसको भी देश के संविधान में विश्वास था वो जुड़ते गए। और हमें आज भी विश्वास है कि जो मोदी जी के साथ अभी भी दिख रहे हैं, इनफैक्ट हमें तो इस बात को भी ये लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर के भी कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, दिल से हमारे साथ हैं। और आपको बता रहा हूं, ये भविष्य बहुत सुनहरा है, आप देखते जाइएगा, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और कैसे लोगों के मन में सवाल होगा, इस सवाल का जवाब तो न खड़गे जी के पास था अभी और न राहुल जी के पास था। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो जरा बताएं कि कैसे। भाई लोगों को दिख रहा है कि अगर जो 293 लेकर जो बैठे हुए लोग हैं, या जिनकी सीटें करीब 290 के प्लस दिख रही है एक गठबंधन की, अगर वो सरकार नहीं बना सकती तो आप 233 के आंकड़े पर 230 के आंकड़े पे कैसे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, देखिए बीजेपी अपने सिंगल बेसिस पे सरकार बना नहीं सकती। उनके जो दो मेजर पार्टनर्स हैं, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, अगर मोदी जी का इतिहास देखने जाइएगा गठबंधन का, तो इन्होंने सबको यूज एंड थ्रो किया। पहले चिराग पासवान को रखा, फिर बाद में उनके चाचा पशुपति पारस को ले लिया, चिराग पासवान को आउट किया, फिर बाद में पशुपति पारस को आउट किया, चिराग पासवान को ले लिया, नीतीश कुमार को आउट किया, इन किया, ओम प्रकाश राजभर को आउट किया, इन किया। वो अपनी सुविधा के अनुसार जो काम करते हैं और छोटी पार्टियों का तो वो जाने का काम करते हैं। वो सुविधावादी राजनीति तो आप लोग भी करते रहे हैं। ये कोई नई बात है क्या? भाई जिस नीतीश कुमार की बात आप कर रहे हैं, वो जब उधर से छिटके तो आपके साथ सटे, जब उधर से छिटके तो आपके साथ सटे, और जब इधर से आपसे छिटके तो उनके साथ सटे। तो ले देकर के बात तो बराबर ही है ना। ऐसी कौन सी बात है कि नीतीश कुमार ने कोई आप उनको छोड़ दिया तो कहीं और चले गए? आपको भी छोड़ा उन्होंने। वो यूज एंड थ्रो का नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से इन्होंने तमाम स्टेट्स में जो पॉइंट ऑफ कंसर्न्स थे, महाराष्ट्र, वहां तोड़फोड़ करने की कोशिश की, जनता ने नकारा। यही तो मैं कह रहा हूं, ये जीत जनता की है। इनकी नीतियों से, इनकी लाई हुई भुखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से जनता परेशान थी। और हर चुनाव जो है वो लोकतंत्र की जीत होती है, हर मैंडेट जनता की जीत होती है। लेकिन इसमें कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं, नई बात। मगर मैं कह रहा हूं कि भाई अगर इसमें कौन सी आप अलग बात कह रहे हैं? जनता तो जीती ही है, लेकिन सवाल है कि सरकार जनता नहीं बनाती ना कमलाकर त्रिपाठी, सरकार तो पार्टियां बनाती है। और इसलिए पूछा जा रहा है कि अगर आप सरकार बनाने की तरफ बढ़ेंगे तो क्या उसका तरीका होगा? और ये इस पर न तो राहुल बोल रहे हैं और न खड़गे बोल रहे हैं। हम आएंगे आपके पास, हम आपके पास फिर से आएंगे। होता है क्या आगे आगे देखिए, होता है क्या कुछ दिन में सामने आ जाएगा कैसे सरकार बनेगी। एसएन सिंह, ये बीजेपी के लिए एक ऐसा मैंडेट है जिसमें कि वो जीत कर भी हारती हुई नजर आ रही है, ऐसा क्यों है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरह की आपको रोकूंगा, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान आया है, और ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मोदी जी के पास न तो बहुमत है और न लोगों की आस्था, इसलिए मोदी आज नीतीश और नायडू के सहारे खड़े हैं, और नीतीश और नायडू से मेरे ज्यादा अच्छे संपर्क हैं, और इसीलिए उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहें, ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं। तो ये आप सोचिए, और ये इस तरह की बात अब आने लगी है। इस बीच में कांग्रेस पर ममता बनर्जी का एक और बयान आया है, और कांग्रेस ने कहा, उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनसे संपर्क नहीं किया है, और यह भी एक बड़ी बात है। अब आप सोचिए कि जो पार्टी ये कह रही है, जो गठबंधन ये कह रहा है कि ये लोगों की जीत है, वो अपने लोगों को ही जोड़ने में नाकाम है अभी तक। अभी अगर इतनी बड़ी जीत के साथ और इतना बड़ा मैंडेट के साथ अगर ममता बनर्जी बंगाल में आई हैं,
और वो कह रही हैं कि कांग्रेस के लोगों ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया, तो ये भी अपने आप में एक मैसेज है। एसएन सिंह, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे जितना विश्वास और भरोसा दिखाया, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण जनता को तहे दिल से धन्यवाद। आज देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार किसी की चुनी हुई सरकार बनने जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। तमाम षड्यंत्रों के बाद, तमाम अब वो बहुत सारे विरोधी की सरकार नहीं होगी, वो एनडीए की सरकार होगी। एसएन सिंह, अब वो एनडीए की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला है, याद रखने की बात। अच्छी बात। हाँ, नहीं, आपको दो छोटी छोटी चीजें याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहते, मिला जुला उनका भी जवाब हो जाएगा। 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो भी सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अच्छे व्यवहार करती है, सर आंखों पर लगाकर बैठाने का कार्य करती है, ये जग जाहिर है। सबने देखा है कि कोई आवश्यकता नहीं थी जिस समय सहयोगियों की, उस समय भी सहयोगियों को साथ लेकर चलने का कार्य करती है। और ऐसे कांग्रेस के लोग, आप बताइए, जिनको जनता ने देश से नकार दिया, अभी 7 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसमें 5 राज्यों में करारी हार होती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत सारे राज्यों में हार जाते हैं, उसके बाद भी कहते हैं आज जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। हम तो सकारात्मक सोच वाले आदमी हैं। भारतीय जनता तो मैं उसी सकारात्मकता के हिसाब से पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है, जरूरत पड़ने पर आप संपर्क करेंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिला रही है आपके चैनल के माध्यम से कि पुनः तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो हमारे विपक्षी दल हैं, बहुत सारी कोशिश कर लिए, तो भी भर के वोट जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिल्कुल। ये देश और के इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा एक बार उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि थोड़ी देर बाद वो बात करेंगे मीडिया से, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब वो अभी आज मीडिया से बात नहीं करेंगे। एनडीए के बड़े सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, और एक तरीके से आप ये समझिए कि किंग मेकर की भूमिका में इस बार नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके का मैंडेट, जिस तरह का जनादेश अभी तक दिखाई दे रहा है, उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की साख और उनकी अहमियत कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज की तारीख में दिल्ली की नजर हैदराबाद और पटना पे टिकी हुई है कि वहां क्या हलचल है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसको उन्होंने टाल दिया है, और ये टालने के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये अभी इसको लेकर कयासबाजी चल रही है। एसएन सिंह, हम आपके पास आएंगे दोबारा। ममता काले भाई, एक ऐसा मैंडेट जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि जिसे जीत मिली है वो चाह करके भी जश्न नहीं मना रहा, और जो हार गया है उसकी खुशी देखते बन रही है। क्या ही कमाल का मैंडेट मिला है ममता काले जी। रंजीत जी, धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस और खासतौर पर राहुल गांधी ने ये जो डायलॉग है बड़ा सीरियसली ले लिया है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा। अरे मतलब हालत खराब है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दूसरी, मैं ईवीएम के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। बिचारी वो ईवीएम जिसको इन्होंने मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर दिया था, उसके लिए अब ये गाने गा रहे हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना। आप देख रहे हैं ना, मतलब ऐसे तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जैसे इन तमाम लोगों ने बदल करके रख दिया है। और आज देखिए संविधान की बात कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इस देश के अंदर संविधान की अवहेलना भी करी और धज्जियां भी उड़ाई। अब आपने अभी देखा कि ममता बनर्जी ने बोला है कि मुझसे तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक संपर्क ही नहीं किया। इंडिया अलायंस की यह हालत है कि सारे के सारे लोग अलग अलग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मतलब पीसी एक साथ नहीं कर रहे। ममता बनर्जी से अभी तक कांग्रेस पार्टी ने बात नहीं करी है, और ये कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। ये मुंह और मसूर की दाल। अब आप ये सोचिए, मैं आपको ये बता रही हूं डंके की चोट पर रंजीत जी, कि इनमें तो अभी सर फुटबॉल होने वाला है ये लेकर के कि एलओपी कौन बनेगा, किस कहां से होगा। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको भी ये नकार देंगे कि भैया हमने तो मिलकर चुनाव लड़ा था। ये हालत। और एक और जरूरी बात, वो जेल के बदले वोट वाले एक नेताजी थे ना जो दोबारा चले गए जेल, वो कहां है? उनका तो कुछ पता ही नहीं है। तो मतलब देखिए, ये सच बात है
कि इंडिया अलायंस हारी है और हार करके भी जिस तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा है उससे मुझे आश्चर्य हो रहा है। और फिर से मैं अपनी उसी बात पर टिकी हूं रंजीत जी, जो मैंने दिन में आपके सामने बोली थी कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार कोई रिपीट हो रही है, और फिर बोल रही हूं कि इस देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और यही इनकी समस्या है, यही इनके पेट में दर्द का विषय है। ठीक है, तो इस बीच में देखिए हर छोटी बड़ी जो खबर आ रही है, जो अपडेट आ रहा है, वो उस पर हमारी नजर बनी हुई है और वो आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत अहम भी है। अभी ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने राहुल गांधी को बधाई संदेश भेजा, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, शायद वो बिजी होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये तंज में कहा या वो ऐसा कहना चाहती थी पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो संदेश उन्होंने भेजा उसके जवाब में राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। तो क्या राहुल गांधी इस बात से खफा है ममता बनर्जी से कि उन्होंने बंगाल के चुनाव में साथ लड़ाई नहीं लड़ी, या इस बात से खफा है कि 1 जून को जो उन्होंने बैठक बुलाई थी उसमें वो नहीं आई, या इस बात से खफा है कि वो हर मौके पे जब भी बंगाल की पॉलिटिक्स में या बंगाल के चुनाव प्रचार में जब भी मौका आया उन्होंने कांग्रेस को कोसने में, कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो क्या मामला है जो भी हो, लेकिन यहां से लड़ाई जो है वो या यूं कहें कि राजनीति बहुत दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। और बंगाल में कांग्रेस 2 सीट भी नहीं जीत पाई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 सीट भी नहीं जीतेगी। हालांकि उन्होंने ये बात कही है, तो ये पता नहीं वो चुनावी खटास अभी भी बनी हुई है या मुझे लगता है कि ये नतीजे आने के बाद एक बार फिर से रिपेयर वर्क शुरू हो जाएगा और जिस तरह का गठबंधन बन रहा था चुनाव के पहले वो फिर से देखने को मिलेगा, इंडी गठबंधन फिर से मजबूत होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच में जरा अखिलेश कटियार के पास चलते हैं। अखिलेश जी। जी रंजीत जी, एक और खबर ले लेते हैं जरा, चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि नायडू आज डिमांड में है, नायडू और नीतीश, इसलिए उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की अहमियत है। तो चंद्रबाबू नायडू को लेकर खबर यह है कि उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रद्द नहीं करेंगे, वो अब ऐसा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए के बड़े सहयोगी हैं वो और बने रहेंगे, और अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि वो फिर से इस बारे में मीडिया से बात करेंगे। तो रुझानों के बीच में टीडीपी का एक बड़ा बयान है और वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ बने हुए हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, कल मोदी से मिलने जाएंगे नायडू, ये ऐसा उन्होंने कहा है। पवन कल्याण ने ऐसा कहा है और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल मोदी और नायडू की मुलाकात हो। तो नायडू को लेकर के इतना संशय नहीं है जितना कि नीतीश कुमार को लेकर के है, और जब से इस तरह के नतीजे देखने को मिले उस समय से ही ये नायडू करीब करीब ये मैसेज दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम एनडीए के साथ हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा सा मामला बना हुआ रहता है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि नीतीश कुमार की फितरत किस तरह की रही है। अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी ने कमाल की लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो मत नहीं है, और उम्मीद से बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो लड़ाई तो अच्छी लड़ी, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो नतीजे कहीं आपको पहुंचाते हुए नहीं दिख रहे। इन नतीजों से कम सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है, तो इसको कैसे देखा जाए? नहीं, मैं रंजीत जी, हमने जो जनता ने जो जनादेश उत्तर प्रदेश में जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी उनकी सेवा करने के लिए, कि पहुंचने के लिए नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, बीते 10 सालों में जिस तरीके से इस देश की राजनीति से आपने किसानों के मुद्दे खत्म करके आप राजनीति करना चाहते थे, आप नौजवान के मुद्दे खत्म करके दरकिनार करके आप राजनीति करना चाहते थे, आप कुछ भी करोगे, परीक्षाएं कराओगे, कैंसिल करोगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई आप लोग इस देश के मालिक हो, आपका इस देश की सत्ता में कहीं ना कहीं आपका बिंब दिखना चाहिए, आपके मुद्दे दिखने चाहिए। आप किसानों की बात करो, आप मंदिर की बात करते हो, आप उनकी एमएसपी की बात करो, आप धारा 370 की करते हैं, बेरोजगारी की बात करो तो आप दूसरे मुद्दे खड़े करते हैं। तो इस देश की जनता ने यह बताया है कि जो लाशें कोरोना के पीरियड में बही, जितने लोग मरे और उस पर सरकार ने जितना गैर जिम्मेदारी का व्यवहार किया, उसका परिणाम है ये। हम इसे जीत और हार में नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि घमंड अगर आप करके चलेंगे तो यह जनता आपको घमंड नहीं रहने देगी। इस देश ने बुद्ध को भी स्वीकारा, तो जब बुद्ध गेरुआ वस्त्र पहन के सहज भाव से निकले तब माना। यह घमंड की हार है
किसान और नौजवान के मुद्दे जो दरकिनार करके जो पूंजीपतियों के गुलाम की तरह आपने सत्ता चलाई, ये उसकी हार है। हाँ, सुजाता पांडे, जरा आप विपक्ष के बयानों को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक ऐसा गठबंधन जो कि अपने बूते ठीक ठाक तरीके से बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है, उसको विपक्ष के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये हार है, ये बीजेपी की नैतिक हार है, ये उनके अहंकार की हार है, ये सीबीआई और ईडी के आतंक की हार है, ऐसे तमाम तरीके से। तो उसको एक जीत को हार के तौर पे पेश करने का काम सुबह से ही चल रहा है, जब से आंकड़े इस तरह से आप कैसे देखती हैं इसको? क्या वाकई ये नैतिक हार है? रंजीत जी, सबसे पहले तो ये कहूँ कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, क्योंकि ना मोरल विक्ट्री से और ना ही ये मोरल नंबर से संविधान के अनुसार सरकारें बनती हैं। सरकारें जितना नंबर चाहिए 272 वो बीजेपी एनडीए हासिल कर चुकी है। और ये लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात करते हैं, मतलब निर्लज्जता की क्या सीमा होगी रंजीत जी, कि जिस पार्टी को खुद से अभी तक 100 नहीं आए, 100 सीटें नहीं आई हैं, वो बीजेपी पे नहीं, जितना पूरा विपक्ष के पूरे गठबंधन का के जितने आंकड़े हैं उससे ज्यादा नंबर अकेले बीजेपी के हैं। अभी भी बीजेपी करीब, जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसके हिसाब से मैं देख पा रहा हूं 241 सीटों पे या तो जीत दर्ज कर रही है या आगे है। और अगर आप देखेंगे इंडी गठबंधन का अभी जो आंकड़ा है वो 233 का है, तो पूरे गठबंधन का जितना आंकड़ा है उससे ज्यादा बीजेपी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये उनकी हार है। बिल्कुल रंजीत जी, यही सबसे बड़ा ये कितनी हास्यास्पद बात है कि आप संविधान को हाथ में लेकर रहे कि ये संविधान की रक्षा है। तो ये तो जनता ने जो संवैधानिक अधिकार के तहत ही वोट दिए हैं, और वोट तो ज्यादा मोदी जी को दिए हैं, तो जनता भी मोदी जी के साथ है और संविधान भी मोदी जी के साथ है और नंबर भी उनके साथ है। तो फिर संविधान और की रक्षा कौन कर रहा है? तो और दूसरी बात, अभी तक इन लोगों का जो मैजिक नंबर है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो जुटा नहीं है। वो भाजपा के गुटों से संपर्क कर रहे हैं और तभी वो सुहाने सपने देख रहे हैं कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, शायद 50 साल के ना बनूं तो 60 साल में बन जाऊंगा। अब लीजिए लेकिन मैं आपको रोकूंगा, एक बड़ी दिलचस्प मोड़ पे है पूरी कहानी, जरा देखिए। अभी ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया है और ममता बनर्जी ने कांग्रेस पे एकदम डायरेक्ट अटैक किया। अब इसका क्या मतलब है? वो ऐसे जंक्शन पे वो कह रही है कि बंगाल में खत्म हो चुकी है कांग्रेस, और कांग्रेस ने बीजेपी से पैसा लिया था। कांग्रेस ने बीजेपी से पैसा लिया था। पहले भी वो बी टीम बताती रही है, पहले भी वो कहती रही है कि अगर आप लेफ्ट को और कांग्रेस को वोट करेंगे बंगाल में तो एक तरीके से समझिए बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। और अभी भी वो कह रही है जीतने के बाद भी कि कांग्रेस ने बीजेपी से पैसा लिया था। कमलाकर त्रिपाठी, तो ऐसे में तो लगता ही है कि जो ये सरकार बनाने के सपने हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे ही दिख रहे हैं। देखिए रंजीत जी, ममता जी ने क्या बयान दिया, इसके पहले भी ममता जी ये कह चुकी हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम बाहर से करेंगे, बाद में कहा हम सरकार में भी शामिल होंगे। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। आपको करेक्ट कर दूं? आपको मुझे करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, रंजीत जी है उसके लिए। उन्होंने कहा कि 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस नहीं जीतेगी, ये ममता बनर्जी ने कहा। अधीर रंजन चौधरी के लिए क्या कहा वो बताइए। यही तो दिक्कत है भाजपा वालों की, ये इतना ज्यादा बोलते रहते हैं। 400 पार जा रहे थे, 370 स्वयं पार जा रहे थे, कहाँ गया? गायब हो गया। चिल्लाते रहिए इसी तरह, यही आपका अहंकार आपको ले बीतेगा। जो कि जिसकी पार्टी यही आपका अहंकार आपको ले बीता है और आगे भी ले बीतेगा। आपके साथ जनता का साथ है तो हमारे साथ भी जनता कर रही है। नहीं, हल्ला करने से अगर चीजें जस्टिफाई होती तो अलग बात थी। हल्ला करने से चीजें जस्टिफाई नहीं। वैसे कमलाकर त्रिपाठी ये बात तो आपको माननी पड़ेगी जो सुजाता पांडे कह रही हैं कि भाई अगर 233 सीटें जो आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ये जनता की जीत है तो जिस जनता ने 293 दिया है एनडीए को, वो उसकी जनता की जीत उसको नहीं कहा जाएगा क्या? 293 है और आप कहते हैं भाई करप्शन का मामला है, कहा जाता है। इस खेतरई पे मैं नहीं उतर सकता, इस खेतरई पे मैं नहीं उतर सकता। मॉडल स्टेट बनाया है, कौन सा स्टेट बनाया है? अरे आप स्मार्ट सिटी कितना बताए, आप बताइए मुझे कितना।
आपने कितने गांव लिए थे? पीएम मोदी ने जो गांव गोद लिया उस तक का विकास नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए कौन सा स्टेट में आपने बेरोजगारी घटाई? अरे राजस्थान में बेरोजगारी की हार सबसे ज्यादा थी, आपको पता होना चाहिए। महिला सुरक्षा के नाम पर राजस्थान बदतर था जब अशोक गहलोत की सरकार थी, आपको पता। आप संदेश खाली पे नहीं बोले, आपका क्या गठबंधन है? संदेश खाली में अधीर रंजन चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, सिंह पे बोले क्या, कुलदीप सेंगर पे बोले क्या, मणिपुर पे बोले क्या, चंपत राय पे बोले क्या, भगवान राम को बेचने पे आ गए, बाबा विश्वनाथ को बेचने पे आ गए। ये बेचने का एटीट्यूड छोड़ दीजिए, देश बेच रहे हैं, सरकार बेच रहे हैं। ठीक है, अंबानी अडानी को ममता बनर्जी जो कह रही हैं, ममता बनर्जी जो कह रही है, देखिए तो एक मिनट इस पूरे जोड़ तोड़ में भाई पहली बात तो एक कि ठीक है सुजाता पांडे, कमलाकर त्रिपाठी, एक मिनट हाँ, मैं कह रहा हूं कि देखिए अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें अव्वल बात है वो तो ये है कि भाई किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में अभी आपकी सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। और जो आंकड़े हैं उसमें अगर एनडीए चाहे तो कल की कल वो शपथ ले ले, भाई ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि अगर 293 सीटें उनको अभी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपको 233, तो कोई भी समीकरण भिड़ा लीजिए आप, तो वो कम से कम इतना तो तय है कि आपकी सरकार आसानी से नहीं बन रही, जबकि उनके पास ऑलरेडी बहुमत से ज्यादा आंकड़ा है। राष्ट्रपति ने और इस बीच में एक और खबर आ रही है, जरा सा मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार को लेकर के चूंकि अटकलें तेज हैं और नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा से थोड़ा एक संशय बना रहता है कि उनका अगला मूव क्या होगा, उसको लेकर इस बीच में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने उनसे मुलाकात की है और वो राजभवन की तरफ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए जरा तस्वीर, है ना। तो ये अब इसके पीछे क्या मकसद है, क्या है और क्या चल रहा है, ये तो हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि आप ये समझिए कि नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी में, एनडीए में थोड़ा सा संशय तो जरूर है। लेकिन एक अभी थोड़ी देर पहले आपको पता होगा कि डिप्टी सीएम जैसे अभी विजय सिन्हा ने मुलाकात की थी, उसी तरीके से एक और जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी मुलाकात की और एक तरीके से ये आश्वस्त किया गया था नीतीश कुमार की तरफ से कि वो एनडीए के साथ हैं। अब कल क्या होगा नीतीश के मामले में कहना मुश्किल है, लेकिन अगर नीतीश पलट भी जाते हैं 1 मिनट के लिए तो भी इससे कोई इंडी गठबंधन का फायदा हो जाएगा और इससे कोई नुकसान हो जाएगा एनडीए को, ऐसा अभी कम से कम जो आंकड़े दिख रहे हैं 293-95 के आसपास के अगर आंकड़े हैं तो ऐसी स्थिति में भी 280 से ऊपर ही रहेगी एनडीए गठबंधन। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई खतरा दिखाई दे रहा है। एसएन सिंह, क्या चल रहा है, कुछ आप अंदर खाने अगर कुछ खबर बता सकें तो, कि आपका एनडीए के सारे घटक दल एकजुट है ना? रंजीत जी देखिए, पहले हम अभी जो हमारे प्रवक्ता साथी बैठे थे उनके बातों का जवाब देता हूं, 20 सेकंड में आपके बातों का जवाब देता हूं। देखिए, एक चीज तो मानना होगा कि 3 लोगों की बड़ी जीत हो गई। एक तो भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हो गई, दूसरी जीत ईवीएम की हो गई जिस पर बार बार सवाल उठाया जाता था, और तीसरी जीत मोदी जी की हो गई, वो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की जीत हो गई। चौथी बात, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट दिया और उसके कार्यों पे दिया। रंजीत जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा साहब वही से, जनता जनार्दन होती है और जनता जो भी मत देती है हम उसको स्वीकारते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 700 दंगे वालों को वोट नहीं की है। बहुत सारे कारण होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता राम विरोध के नाते नहीं वोट की होगी और बहुत सारे कारण होंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है जातिवाद के नाम पे वोट नहीं की होगी, ये तो स्पष्ट हो गया, और दंगे के नाम पे भी वोट नहीं की होगी, ये तो स्पष्ट हो गया। अब हम आते हैं आपकी बात को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, दोबारा मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच में एक अपडेट मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि फर्रुखाबाद में से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वहां समाजवादी पार्टी और पुलिस के बीच में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है और काफी हाथापाई की नौबत आ गई है। वजह क्या है अभी तो नहीं पता लगा है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए आप, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े एग्रेसिव हैं
और उनको उनके नेता का मैंडेट है एक तरीके से, उन्होंने कहा ही है कि कफन बांध के कल आना है और आर या पार की लड़ाई होगी और जब तक आप जीत का सर्टिफिकेट नहीं ले लीजिएगा तब तक बूथ से हटिएगा नहीं। तो इस तरह की चीजें जिस तरह के माहौल में काउंटिंग हो रहा है उसमें इस तरह की अगर कोई घटना हो जाती है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उत्तेजित किया गया है उनको मतलब आप उसको मोरल बूस्टअप बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि उनको भड़काया गया है। और ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये फर्रुखाबाद की तस्वीरें हैं। फर्रुखाबाद एक तरीके से समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और वहां क्यों ये झड़प हो रही है, क्यों हाथापाई है, ये अभी थोड़ी देर में हमें पता लगेगा। जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के प्रत्याशी के जीत के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां उत्तेजित हो गए थे और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। तो ये है। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए एसएन सिंह, जल्दी से। हाँ रंजीत जी, देखिए मैं कह रहा था और आपके चैनल पर दिख भी गया कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। हल्ला बोल के नारे वालों को कभी जनता इस नाते वोट नहीं की होगी कि वो अपराधवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्णवाद, वर्गवाद को बढ़ावा देगी। बहुत सारे कारण होंगे जिसकी समीक्षा हो जाएगी। आपको जनता जहां जिताई उसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग बहुत सारे भारी संख्या में जीते हुए हैं, तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। तीसरी बात आपने कहा सहयोगियों को लेकर, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जिस विचारधारा के साथ कार्य करती है वो स्पष्टता से कार्य करती है, वो साफ झलकता और दिखता है कि कभी हम साथ रहकर विरोध का कार्य नहीं करते हैं। लेकिन इस चुनाव में भी देखा कि जो एनडीए अलायंस के लोग थे वो सहयोगियों के साथ किस तरह के बर्ताव करते थे कि पश्चिम बंगाल में एक दूसरे को गाली देते थे, दिल्ली में एक हो जाते थे और पंजाब में जाकर बताते थे कि तुम भ्रष्टाचारी हो, केरल में कहते थे नहीं वो भ्रष्टाचारी है और सभी भ्रष्टाचारी शाम को इकट्ठा हो जाते थे। आरोप आप पे भी लगते रहे ना, आरोप आप पे भी लगते रहे एसएन सिंह कि वैसे ही भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में लाकर और उनकी धुलाई पुछाई करके इस तरीके से पेश करते रहे जैसे जो फाक साफ है। तो वो चुनौती आपके साथ भी रही है और वो आरोप आपके साथ भी रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आप इस मैंडेट को अगर एनडीए और बीजेपी के हार के तौर पे अगर आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये आपकी जीत के तौर पे इसको आप स्वीकार कर रहे हैं? क्या ये जीत है आपकी? देखिए, हमारी पॉलिसीज की जीत है। हमने जो ऑफर किया, कैसे जनता ने भाई आपको सरकार चलाने के लायक नहीं माना? आप ये समझिए पूरा सिस्टम अगेंस्ट है। सारे लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। उसी सिस्टम ने आपको 233 सीटें लाकर दी है ना, उसी सिस्टम ने लाकर दिया, उसी ईवीएम ने, उसी इलेक्शन कमीशन ने, उसी जनता ने दिया। नहीं, तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं जनता की जीत है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो सिस्टम अगेंस्ट है। जगहों पर खबरें आई जहां इंडिया गठबंधन के वोटर्स को पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहां वोटिंग नहीं होने दी। तमाम जगहों पर ये खबरें आई कि वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए। तमाम इंदौर में और वहां सूरत में जो नाम वापसी हुई उस पे चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया कि वो दबाव में हुई, कैसे हुई, क्या हुई, उस पे कोई उन्होंने वो नहीं किया। तो तमाम सारी चीजों के बावजूद चूंकि जनता इतनी त्रस्त थी महंगाई से, बेरोजगारी से, और कांग्रेस जो जिसने युवाओं की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, इन सारी चीजों को लेकर के बावजूद इसके मैं कहूंगा कमलाकर त्रिपाठी कि ये जो मैंडेट है वो आपके पक्ष में नहीं है, इतना तो तय है। अगर आप इसको ये मानते हैं कि ये इंडी गठबंधन के पक्ष में ये मैंडेट है, ये जनादेश है, तो ऐसा है नहीं। आप इसको उस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है रंजीत जी, मैं 30 सेकंड ले सकती हूँ, 30 सेकंड ले सकती हूँ मैं? मुझे सिर्फ दो तीन ममता काले मुझे सिर्फ 2-3 चीजें बोलनी है। यहां पर बोला जा रहा है कि भैया गुंडागर्दी हुई, मार पिटाई हुई, फलाना हुआ, ढीकना हुआ, न जाने क्या क्या हुआ। मैं कह रही हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सपा ने गुंडाई करनी शुरू कर दी, मार पिटाई करनी शुरू कर दी, अभी आपने दिखा दिया। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने पिटाई करवानी शुरू कर दी। भाजपा के कार्यालय पर दंगे फसाद होने आरंभ हो गए।
और ये देखिए ये मेरे भाई यहाँ पर मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। जब ये बोल रहे थे तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी। जब आपके ऊपर कोई बोलता है, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। ये कोई तरीका है आपका? ये कोई तरीका है आपका? जो तरीका आप लोग बात करेंगे, आप करें तो हम करें तो खराब। आप लोग हारे हुए लोग कह रहे हैं हम जीते हुए। भैया ऐसा तो मैंने अपने जीवन में राजनीति में मैं ये सुनता था कि मॉरल होना चाहिए। इस बार इस लोगों ने कहा दिया कि मॉरल भारतीय जनता पार्टी को आपके सारे दुनिया से अकेले ज्यादा वोट ठीक है, मोरल ग्राउंड पे आप कह रहे हैं कि ये उनकी हार है, तो भाई क्या मोरल ग्राउंड पे आप सरकार बना लेंगे क्या? सवाल तो ये है। और अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो इस मैंडेट का मतलब क्या है? एक बार जरा साकेत के पास चलते हैं। देखिए, जब ऐसे समय में जबकि एक एक सीट और का मतलब है और एक एक जीत का बड़ा मतलब है, ऐसी स्थिति में हर जो मीटिंग है और हर जो समर्थन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में जब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो मोदी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, एनडीए के लिए अच्छी खबर है। लेकिन नीतीश के खेमे में क्या चल रहा है? साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है विजय सिन्हा की नीतीश कुमार के साथ, क्या खिचड़ी पक रही है, जरा बताइए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष के तरफ से लगातार नीतीश कुमार को ऑफर दिए गए, उसके बाद सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, बिहार में बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो नीतीश कुमार के आवास पर गए। वहां घंटों नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई और जेडीयू के तरफ से लगातार ये बात अब कही जा रही है कि ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जोड़ी की जीत है, ये किसी एक की जीत नहीं है और वो एक साथ है, एकजुट है, ये जेडीयू के तरफ से कहा जाता है। हमारे कई नेताओं से भी बात हुई। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी सुना कि उनके एक एमएलसी वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार से अच्छा पीएम कौन होगा। साकेत, आपको आवाज मिल रही है क्या? जेडीयू के एमएलसी अभी कह रहे थे, जेडीयू कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार से अच्छा पीएम कौन होगा, तो मतलब कुछ मामला गड़बड़ा रहा है क्या वहां? देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ ठीक है, नेताओं के तरफ से अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन जो हमारे सोर्स भी बता रहे हैं और कई नेताओं से हम लगातार बात कर रहे हैं, तो ये तमाम जो नेता है जेडीयू के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं इस जीत में। और क्योंकि बिना प्रधानमंत्री के नेतृत्व के और प्रधानमंत्री के काम के बिहार में जीत पाना मुश्किल था, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जिस तरह से आक्रामक प्रचार हुआ, तेजस्वी यादव जिस तरह से सभाएं, उन्होंने 250 से अधिक सभाएं बिहार में की और तमाम जगहों पर भीड़ थी, तो ऐसे में प्रधानमंत्री एक मजबूत चेहरे के तौर पर सामने आए और उन्हीं के इस चेहरे के बल पर बिहार का ये जो नतीजा है वो देखने को मिल रहा है। तो इस बात को जेडीयू भी समझ रहा है। आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर नजर कहीं है और सबसे ज्यादा अगर चर्चा कहीं है किसी बात को लेकर, तो शख्स है नीतीश कुमार और उनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है दिल्ली से लेकर पटना तक। आप नजर बनाए रखिए टाइम्स नाउ नवभारत पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप यूं समझिए कि इस चुनाव और काउंटिंग से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।